नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज के इस सीरीज में जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, इसमें हम आज के जितने भी न्यूज़ हैं वो सारे कवर करेंगे और जो भी टॉपिक्स हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, इसमें करंट अफेयर के साथ में स्टैटिक का पोर्शन भी इंक्लूड रहेगा, जो जिससे हमारे करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक का भी पोर्शन कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं आज के न्यूज़ में क्या क्या न्यूज़ है, उसको करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था आपसे पिछले लेक्चर में कि इस करंट अफेयर की क्लास हम जो होगी हमारी, वो एग्जाम फॉर्म में होगी। एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं उस फॉर्मेट में होगा, तो उसी तरीके से कवर करेंगे सारे करंट अफेयर के टॉपिक्स और जो भी न्यूज़ है हमारी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि नेशनल जियो स्पेशियल मिशन है किस नोडल मंत्रालय और विभाग के अंतर्गत आती है। पॉज लीजिए 2 सेकंड का, खुद से आंसर करने की कोशिश करिए। नेशनल जियो स्पेशल मिशन कम्स अंडर विच नोडल मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। ऑप्शन सी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑप्शन डी है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय। तो जो नेशनल जियो स्पेशल मिशन है वो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। ये जो नेशनल जियो स्पेशल मिशन है वो हमारे पिछले साल के बजट में इसको इनॉग्रेट किया गया था, बोला गया था, उस समय बोला गया था। तो अगला देखते हैं सवाल, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग उड़ान स्कीम इज करेक्ट, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे एंड लॉन्च इन 2014, रेल मंत्रालय द्वारा संचालित है और 2014 में शुरू हुआ। पहला सेंटेंस तो ये कह रहा है। जो दूसरा सेंटेंस है, इट इज इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड वाज लॉन्च्ड इन 2015, मतलब पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित और 2015 में शुरू हुआ। ऐसे ही जो हमारा ऑप्शन सी है वो क्या है, यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा संचालित और 2016 में शुरू हुआ। और ऑप्शन डी क्या कहता है, आइए देखते हैं। इट इज इंप्लीमेंटेड बाय नीति आयोग एंड वाज लॉन्च इन 2017, ये नीति आयोग द्वारा इंप्लीमेंट संचालित है और 2017 से शुरू है। तो इसको आंसर करिए। 2 सेकंड का पॉज लीजिए, काफी ज्यादा मतलब कि टफ नहीं है ये सवाल, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या सही है हमारा। ये जो उड़ान उड़े देश का आम नागरिक है, ये हमारा इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड लॉन्च इन 2016। देखिए, ये उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम है, वो जो हमारे ऐसे एरियाज जहां से हमारा जो रूट है एरोप्लेन का, एयर रूट जो है वो बहुत कम है, वहां से कनेक्टिविटी काफी कम है, उसको कनेक्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च हुआ था 2016 में। और इसमें जैसे एक वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू जितनी भी कंपनीज हैं उनको फंड प्रोवाइड कराया जाता है, और जिसमें एक घंटे का 2500 रुपए इसको फिक्स कर दिया गया कि आप 1 घंटे की अगर जर्नी है तो 2500 रुपए, और उसके बाद का जो होगा वो गवर्नमेंट के थ्रू आपको प्रोवाइड कराया जाएगी, जितने भी एजेंसीज हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनके लिए। तो ये स्कीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड से संबंध में सही है, ठीक है। मैंने बताया था ना पिछले लेक्चर में कि हमें ये पढ़ना भी जानना भी जरूरी है कि हमसे एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। अगर हमसे पूछ रहा है कि इनकरेक्ट मतलब गलत बता इसमें क्या है, और हम सही कर वाला टिक करके चलें तो भी हमारा आंसर है गलत हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमसे यहाँ पे सही पूछ रहा है तो ये ध्यान से पढ़ने के पहले तो हमें ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चन, ठीक है।
तो इसमें पूछ रहा है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, इससे संबंध में कौन सा कथन जो सामने है उसमें से सही है। तो आइए देखते हैं। जो ऑप्शन ए है ये कहता है कि इसका कोष 15,000 करोड़ रुपए होगा और 100% निजी योगदान होगा। ठीक है, इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का भी 100% तक उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, इट विल हैव ए कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ एंड 25% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन, मतलब 25% इसमें है वो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, इस सेंटेंस में कह रहा है। और हमारा ऑप्शन सी है वो क्या कह रहा है कि इट विल हैव अ कॉर्पस ऑफ 25,000 करोड़ विथ 49%। ये परसेंट को ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि वही चेंजेस हो रहे हैं। आप देख रहे हो ना, डाटा जो डाटा है वहां पे हमसे एग्जामिनर खेलेगा और हमें फंसाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी में है कि इस कोर्स को 25,000 करोड़ रुपए होगा और 49% योगदान सरकार द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, यह पूरी तरह राज्य सरकारों द्वारा वित्त पोषित होगा। मतलब कि जो ये फंड है जिसकी बात हम कर रहे हैं, मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, ऑप्शन डी कह रहा है कि ये 100% गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाएगी, फंडिंग करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। इसमें जो कोष का कॉर्पस रखा गया है 25,000 करोड़, कितना, 25,000 करोड़ इंडियन रुपीस। ठीक है, और इसमें 49% जो है वो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, और बाकी जो शेयर होगा वो दूसरे तरीके से, उसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट होंगे, जो भी प्लेयर्स होंगे वो अपना कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन 49% किसका कंट्रीब्यूशन होगा, गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। और ये जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है ये अभी जो हमारा इसी साल लॉन्च हुआ, और इसका मेन मकसद क्या है, इस फंड, जैसे हमारे पास कॉर्पस है 25,000 करोड़ रुपए का, उसका कोई ना कोई यूज है, तो उसका क्या यूज होगा, शिपिंग का, शिपिंग का डेवलपमेंट के लिए, उसके शिपिंग डेवलपमेंट के लिए उसमें डिजाइन करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, ये सारी चीजें इस कॉर्पस के थ्रू होंगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर एनर्जी मिशन से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो ये जो कथन है हमारे सामने उस पर विचार करिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए, करेक्ट की बात कर रहे हैं यहां पे एग्जामिनर आपसे, इस क्वेश्चन में आपसे कौन सा कथन सही है इसकी बात हो रही है। तो पहला कथन क्या है, इसका उद्देश्य छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के विकास को बढ़ावा देता है। और जो दूसरा कथन है वो क्या कह रहा है, इस मिशन का कुल वित्तीय परिव्यय 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपए। पॉज लीजिए कुछ और खुद से कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो यहां पे हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, ए केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन बी कह रहा है कि दूसरा सही है, और ऑप्शन सी कह रहा है कि दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, मतलब कि कोई नहीं सही है इसमें से। तो जो पहला कथन है और जो दूसरा कथन है ये दोनों सही है। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है अभी सरकार ने इसको लॉन्च किया, उसमें स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ताकि इसका मेन पर्पस है कि इसको हम लोग देश के कहीं पे भी हर, मतलब कि जैसे होता है ना क्राइटेरिया होता है, तो अगर हम उसका साइज बड़ा होगा तो वो एक क्राइटेरिया बन जाएगा, लेकिन स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर को करना होगा तो किसी भी जगह पे, मतलब कि किसी भी राज्य में वो उसको बनाया जा सकता है, उसका स्थापित किया जा सकता है, स्थापना किया जा सकता है। ठीक है, हमें आप कमेंट करके बताइए कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद में जो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर बना अपने देश में, भारत में, वो कहां पे बना है और किस देश के हेल्प से बनाइए। ठीक है, कमेंट करिए, आप बताइए हमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित पीएम स्वनिधि योजना से संबंधित नहीं है। देखिए, संबंधित और संबंधित नहीं है, तो इस सवाल में क्या है आपके सामने, संबंधित नहीं है जो। ठीक है,
तो उसमें आइए देखते हैं पहला क्या है। यूपीआई लिंक क्रेडिट कार्ड है, 30,000 रुपए तक का क्रेडिट लिमिट है। ऑप्शन सी कह रहा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट है। ऑप्शन डी कह रहा है कि हेल्थ केयर कवरेज भी है फॉर गिग वर्कर। ठीक है, अभी हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि पीएम स्वनिधि योजना, इसमें क्या है कि पीएम स्वनिधि योजना जो वेंडर्स होते हैं ना, गाड़ी खोपचा लगा के अपने मतलब कि अपना रोजगार करते हैं, उनको गवर्नमेंट फंड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड सवाल है ये। उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। पहले क्या होता था, पहले इसका केवल 10,000 रुपए तक इसकी लिमिट था। ठीक है, इसमें मॉडिफाई करके इसको ये 30,000 तक कर दिया गया। ठीक है, 30,000 तक। तो पहले तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। मैं तो आपको बता दिया पहले ही। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवैम्प पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, तो पहला है हमारा यूपीआई लिंक, दूसरा है 30,000 क्रेडिट लिमिट, तीसरा है कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट, और चौथा है हमारा हेल्थ केयर। तो इसमें जो संबंधित नहीं है वो हेल्थ केयर वाला है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, जो गिग वर्कर्स है, वो जो प्लेटफॉर्म आजकल अब जोमेटो हुआ, स्विगी हुआ, ब्लिंकिट हुआ, बहुत तरीके के ऐप्स पे आप खरीदारी करते हो आज के ज़माने में। तो वहाँ पे जो उनका डेली का वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपका डिलीवरी मैन, उन्हीं को गिग वर्कर बोलते हैं। और तो जो स्कीम आ रही है, इनको ये जो गिग वर्कर्स है, इनको स्वनिधि में हेल्थ केयर कवरेज नहीं है। इनके लिए आयुष्मान हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसके अंतर्गत इनका कवर किया जाएगा। ठीक है, इनका जो कवर हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज है जो, वो इसमें स्वनिधि में नहीं होके आयुष्मान कार्ड में होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है हमारे सामने, कि किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स अधिनियम 2025 के तहत भारत का पहला गिग वर्कर वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड गठित किया है। Which state has constituted India first platform-based welfare development board under the Platform-based Gig Worker Act 2025? ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, राजस्थान। दूसरा क्या है, तमिलनाडु। तीसरा क्या है, कर्नाटका। चौथा हमारे पास क्या है, महाराष्ट्र। तो पॉज लीजिए, आंसर करिए कमेंट में। देखिए, आप जो इंफॉर्मेशन है उसको आप गैदर करिए, उसके साथ में सबसे अच्छी बात है आपको कि इसको रिटेन करना बहुत जरूरी है। इसको रिटेन कैसे होगा, उसको बार बार आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, ऑप्शन सी, कर्नाटका। गिग वर्कर्स के बारे में अभी हमने जैसे बताया आपको कि जोमेटो, स्विगी और ब्लिंकिट आदि जितने भी ऐप पे आधारित हमारे प्लेटफॉर्म हैं, उन पे जो हमारे डिलीवरी मैन है, जो उन्हीं को हम लोग गिग वर्कर्स बोलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया सर्विस सेक्टर। ठीक है, इंडिया सर्विस सेक्टर जो हमारा है, उससे रिलेटेड ये सवाल है। ये क्या कह रहा है कि भारत विश्व में सेवाओं के निर्यात में 7वां सबसे बड़ा देश बन गया। देखिए, डाटा का ध्यान रखिएगा, 7वां। ठीक है, 7th। पहले ऑप्शन में हमारा 7वां है डाटा। ठीक है, दूसरे में है कि आईटी व्यापार सेवाएं और डिजिटल रूप से प्रदान की जाने वाली सेवाएं इसके प्रमुख योगदान करता है। सही कह रहा है। द सर्विस सेक्टर रिसीव लेस देन 50% ऑफ टोटल एफडीआई इनफ्लो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2025 के बीच की बात कर रहे हैं। मतलब कि 50% से कम, 50% से कम ये योगदान है इसका। ये कह रहा है ऑप्शन हमारा, जो हमारा तीसरा कथन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हमारा ऑप्शन ए है 1 and 2, ऑप्शन बी है 2 and 3, ऑप्शन सी है 1 and 2, 3, उसके बाद ऑप्शन डी है हमारा 1 2 3, मतलब तीनों सही है। तो इसमें हमें बताना क्या है कि कौन सा सही है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी आपको कि करेक्ट पूछ रहा है कि इनकरेक्ट, सही है या असत्य कथन पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए, ये
पहला सेंटेंस है हमारा वो सही है, और आईटी बिजनेस संबंधित है वो भी सही है, लेकिन ये जो हमारा लेस देन 50% कंट्रीब्यूशन है टोटल एफडीआई इनफ्लो में फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके 2025 के बीच में, ये गलत है। ये हमारा 50% से अधिक है, 50% से अधिक है। ठीक है, जो हमारा सर्विस सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन 50% से अधिक है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, खेल से रिलेटेड है, और हमारे एग्जाम में खेल से रिलेटेड सवाल आते ही आते हैं। आपको कम से कम एक सवाल तो मिल ही जाएगा आपसे। ठीक है, तो ये उसमें देखते हैं कि खेलो इंडिया विंटर गेम, खेलो इंडिया विंटर गेम का छठा संस्करण 6th एडिशन, ठीक है, किस शहर में शुरू हुआ है। ठीक है, 6th एडिशन, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि आपसे एग्जामिनर इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, श्रीनगर, दूसरा क्या है, शिमला, तीसरा क्या है, गुलमर्ग, और चौथा क्या है, लेह। ठीक है, यहां देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे जो हमारा विंटर गेम की बात हो रही है। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपको ऑप्शन में ऐसे जगह का नाम दे दे जहां पे विंटर में नहीं हो सकता, तो वहां से आप निकाल सकते हैं आंसर तक पहुंच सकते हैं इजीली। लेकिन यहां पे देखिए ये जो 4 ऑप्शन है हमारे सामने, वो वहां पे बर्फ गिरती है, और आप लोग भी जाते होंगे, गए भी होंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आप बताइए कमेंट करके। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा, लेह, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली सवाल पे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे एग्जाम के लिए, उसमें से एक सवाल है ये। ठीक है, रिसेंटली सॉफ्टवेयर पाथजेनी, क्या पाथजेनी फॉर द फास्ट ट्रैकिंग ड्रग डिस्कवरी हैज बीन डेवलप्ड बाय विच मिनिस्ट्री। ठीक है, अंडर विच मिनिस्ट्री। ठीक है, ये चीजें पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। ठीक, तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक, हमारा जो दूसरा ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ऑप्शन सी हमारा क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और डी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कल हमने आयुष की बात की थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की बात की थी। तो देखिए पाथजेनी, ठीक है, पाथजेनी मतलब कि इसको देख के आप मतलब कुछ सोच सकते हैं। ठीक है, कि किस फील्ड से रिलेटेड है, पाथ, पैथोलॉजी, इस तरीके से, तो इसी तरीके से आप पहुंच सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहां से आप पढ़ने के बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो एग्जाम में अगर ये सवाल आपको दिखेगा तो आपसे जल्दी से टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और सही टिक करेंगे। टिक करना है, सही करना है। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये इसका डेवलपमेंट हुआ था, पाथजेनी का। ठीक है, ये हम इसका मेनली काम क्या है कि फास्ट ट्रैकिंग ड्रग डिलीवरी का, ये ड्रग डिलीवरी का बहुत तेजी से वो देखता है कि कहां पे डिलीवर हो रहा है, जो हमारा जिस रोग के लिए हम ड्रग दे रहे हैं वो रोग के लिए वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कितना कारगर है, ये सारी बातें वो इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पता लगेंगी। ठीक है, अगला सवाल 10वां सवाल है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 25-26, मतलब 2025 और 2026 का इकोनॉमिक सर्वे जो अभी रिलीज हुआ है, उसमें इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर 25-26 इज एस्टिमेटेड एट, देखिए ये इकोनॉमिक सर्वे का डाटा है। ठीक है, वहां से ये सवाल आपके लिए मैं लेके आया हूं, और हूबहू आपसे मिल सकता है एग्जाम में, हो सके तो आपको दिख जाए। ठीक है, तो ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही सवाल मिलते हैं आपसे। ठीक है, यहां पे 2025-26, ठीक है, जीडीपी वृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है। ठीक है, 6.5 पहला ऑप्शन है हमारा ए, ऑप्शन बी है हमारा 7%, ऑप्शन सी हमारा 7.4%, एंड ऑप्शन डी है हमारा 8%। पॉज करिए ऑप्शन को, उसमें से आप कमेंट करके आंसर बताइए हमें। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर क्या है। आंसर है हमारा 7.4%। देखिए यहां पे बात हो रही है इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट, मतलब कि एस्टिमेटेड की। ठीक है, तो वो हमारे पास में जो डाटा होता है
इकोनॉमिक सर्वे रिलीज करता है, आप हमें कमेंट करके बताइए कि इकोनॉमिक सर्वे किसके अंडर में बनता है। रिलीज कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। रिलीज कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, ये रिलीज करता है और बजट सत्र जो होता है उसके पहले ये रिलीज होता है और किसके अंतर्गत होता है ये कमेंट करके आप हमें बताइए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल हमारे सामने है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम एम्स टू रीडेवलप अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी स्टेशन। ये आपसे सवाल डायरेक्ट आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये अमृत भारत स्टेशन स्कीम कि आपसे पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कितना है, 500 500। दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा 850 850। ऑप्शन सी है हमारा 1000 1000 और ऑप्शन डी हमारा 1275। ठीक है, तो इसमें से आप कमेंट करके आप हमें आंसर बताइए, मैं देख रहा हूं। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग कमेंट कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? अमृत भारत स्टेशन स्कीम को रीडेवलप अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी स्टेशन, पुनर्विकास किया जाएगा कितने स्टेशंस का इस स्कीम के अंतर्गत। तो आंसर हमारा क्या होगा? 1275, ऑप्शन डी। ठीक है, ये किसके अंतर्गत हुआ है? रेलवे मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, और अगला सवाल हमारे सामने है कि विच डिमांड्स इज आइडेंटिफाइड एज मेजर ग्रोथ ड्राइवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2026 में प्रमुख वृद्धि चालक ग्रोथ ड्राइवर क्या माना गया है? ठीक है, तो ये इसी तरीके से आपको जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे अभी आया है उससे ऐसे ही सवाल बनते हैं और ऐसे ही सवाल आपको दिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? केवल निर्यात, एक्सपोर्ट वनली। ऑप्शन बी क्या कह रहा है हमारा? गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी व्यय। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। और उसके बाद ऑप्शन डी क्या कह रहा है? इंपोर्ट्स, मतलब आयात। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। जो जैसे देखिए, जितने जितने पैसे आप कमाते हैं, आपके पेरेंट्स कमाते हैं, इस देश में रहने वाली जनता, जो जनता है वो कमाती है, हम कमाते हैं, आपके माता पिता कमाते हैं, वो क्या उसका यूज कहाँ होता है? अपने कंजम्पशन पे। उसके बाद जो हमारी सेविंग होती है उसको हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट है ये हमारा क्या काम कर रहा है? ग्रोथ इंजन का काम किया फाइनेंशियल ईयर 2026 में। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल ईयर 2026 हमारा कहां से स्टार्ट होता है? जो ये लिखते हैं ना हम, फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26, तो ये हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेके अभी तक का जो है फाइनेंशियल ईयर उसकी बात होती है। जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है उसमें हम 2027 लिखेंगे। तो ये चीज भी ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं 2025 का पूछ लिया तो उसमें जो डाटा होगा वो डिफरेंट होगा, और अभी जो हमारा 26 का जो डाटा है उसमें हमारा कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, जैसे जीडीपी का कैलकुलेशन होता है उसमें ये पार्ट आता है, उसमें ये पार्ट आता है ये पार्ट जीडीपी कैलकुलेशन में ये पार्ट आता है, उसी में इसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। किसका? कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, ये बातें हम करेंगे, काफी डिटेल में करेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे सामने, महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किस वार्षिक अधिवेशन में चुना गया था? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? अहमदाबाद। दूसरा ऑप्शन क्या है? पूना। तीसरा ऑप्शन क्या है? बेलगाम। चौथा ऑप्शन क्या है हमारा? कानपुर। पॉज करिए और आप हमें कमेंट करके आंसर बताइए इसका जल्दी से। ऑप्शन ए है, बी है, सी है या ऑप्शन डी है? कौन सा उत्तर है इसका, इस क्वेश्चन का? तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी। ठीक है, ये ऐसा जो जो ये अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, अधिवेशन
कांग्रेस अधिवेशन कहाँ का? बेलगाम। ये हमारा हुआ था 1924 में, और मात्र एक यही अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जी एज ए वहां पे प्रेसिडेंट, मतलब कि वहां पे चेयरपर्सन प्रेसिडेंट उन्होंने अध्यक्षता की थी इस कांग्रेस के अधिवेशन का, एनुअल सेशन का। ठीक है, तो आपके हिस्ट्री में कहीं से भी अगर आपको दिखे कि कहां से किस अधिवेशन पे महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी, तो एक ही, केवल मात्र 1924 का बेलगाम। ठीक है, और देखिए 30 जनवरी महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि है आज। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के नाम से भी मनाते हैं, शहीद दिवस, मार्टर डे। ठीक है, जो 30 जनवरी है उसको शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आज ही के दिन। और ये, और जो 2026 का दिन है, 30 जनवरी 2026, ये आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि कौन सा उनका पुण्यतिथि है, तो यहां कौन सा है ये? 78वां। कौन सा? 78वां। ठीक, ठीक है, 78वां, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, और उसके बाद से महात्मा गांधी जी ने उनके जो विचार है, उनके जो कथन है, उस पर आपको ध्यान देना है और फॉलो करना है, अपने डेली लाइफ में उसको लेके आना है। ठीक, और उनकी एक जो किताब है उनको आप कोशिश करिए समय निकाल के उसको पढ़ने का, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके अंदर एक अलग तरीके की जागृति लेके आएगी ये किताब। उस किताब का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ। एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। इसको पढ़िए, आपके अंदर देखिए कितना बदलाव आएगा हमारे स्वतंत्र, मतलब कि आप इस किताब के पढ़ने के बाद में आपका जो नजरिया है गांधी जी को लेके वो चेंज हो जाएगा। आप तो मतलब कि उनके बारे में जानते ही हैं कि राष्ट्रपिता है हमारे देश की आजादी में इनका कंट्रीब्यूशन, आप तो हिस्ट्री में हम आपने पढ़ा है, जाना है। उसके बाद से इनको हम कवर करेंगे, आपको वहां पे और ज्यादा जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर होगा। ठीक है, तो अगले सवाल पे चलते हैं। जो अगला सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इज पब्लिश्ड एनुअली बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, तो इस तरीके से भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। ठीक, तो उसमें पहला ऑप्शन है हमारा कि पहला कौन सा इसको ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करता है? पहला ऑप्शन हमारा वर्ल्ड बैंक, दूसरा ऑप्शन क्या है? यूएनडीपी, तीसरा ऑप्शन क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वीपो, इसको शॉर्ट में पढ़ते हैं वीपो, और डी ऑप्शन हमारा यूनेस्को। ठीक है, पॉज करके आप इसको कमेंट करिए इसका आंसर, मैं भी देखता हूं कि कितने लोगों का कमेंट आता है, और सही आना जरूरी है, घबराइए नहीं। इसके बाद से तो ये आपको पता ही हो जाएगा ना, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहां पे हूं बताने के लिए आपको, इसके बाद से तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो पब्लिश है, कौन पब्लिश करता है इसको? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है। ठीक है, और इसमें देखिए अभी जो हमारा इसमें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी जो छलांग है, देखिए कहां से 2019 में 66वीं रैंक थी, 66 रैंक थी। ठीक, और 2025 में ये 66 से हम लोग पहुंच के कहां आ गए? 38 रैंक पे, 38वें रैंक पे आ गए। तो इसीलिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, और 2025 में तो हम 38 पे थे, और 2024 में पूछ देगा आपसे, ये भी जानना जरूरी है। तो कौन सी रैंक थी हमारी? 39th रैंक थी। ठीक, ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। रिसेंटली विच इंस्टीट्यूशन साइन एंड मूव मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू एस्टैब्लिश द कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस?
हाल ही में किस संस्था ने कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? पॉज करके आप आंसर करिए, कमेंट करिए आप आंसर, देखते हैं। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन क्या है? आईआईएम बैंगलोर। दूसरा क्या है? आईआईटी दिल्ली। ऑप्शन सी क्या है? आईआईएम अहमदाबाद। ऑप्शन डी हमारा क्या है? आईआईएससी बेंगलुरु। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही है ऑप्शन सी है, आईआईएम अहमदाबाद। इस कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में एमयू हुआ है, तो उसमें जो आईआईएम अहमदाबाद है वहां पे आईआईएम अहमदाबाद है, वहां पे आर्टिफिशियल इज इंटेलिजेंट की बारे में रिसर्च होगा, और जो वहां पे जो डेवलपमेंट होगा उस चीज के लिए यहां इनके साथ में एमयू हुआ था, किसके साथ में? कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक, आपसे इसको दूसरे तरीके से भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि आईआईएम अहमदाबाद में किसके साथ एमयू हुआ, तो आप क्या आंसर करेंगे? कृष्णमूर्ति टंडन स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारे सामने। रिसेंटली अ बुक टाइटल पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी वॉज इन न्यूज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? हमारे सिलेबस में एक होता है ना बुक एंड ऑथर, वहां से आता है सवाल, तो उसी पे बेस्ड ये हमारे सामने सवाल है। तो कह रहा है कि हाल ही में चर्चा रही पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है हमारा रामचंद्र गुहा, ऑप्शन बी है मदन मोहन साती, ऑप्शन सी है महेश दत्तानी, ऑप्शन डी है हमारा चेतन भगत। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? मदन मोहन साती। ठीक है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें 2026 में भगत सिंह कोश्यारी जी को क्या मिला है? पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा गया इनको, और ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उसके बाद से महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे हैं। तो कौन? भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। हाल ही में असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने ई मेथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए किस बंदरगाह प्राधिकरण के साथ में एमओयू किया है? किसके साथ किया है? पहला ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ऑप्शन बी क्या है हमारा? दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण, ऑप्शन सी है हमारा चेन्नई पोर्ट, ऑप्शन डी क्या है हमारा? पारादीप पोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, पॉज करके आप आंसर करिए हमारे साथ में, मैं देख रहा हूं कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, है ना? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। क्या होगा आंसर? दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। इसमें क्या है कि यहां पे मिथेनॉल, यहां पे यहां पे मिथेनॉल, और ये कहां पे होगा? ये जो प्रोडक्शन है एमओयू हुआ है, एमओयू ये कांदला पोर्ट के लिए हुआ है। ठीक है, और उसके बाद से ये कांदला पोर्ट कहां पे है? हमारा गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। तो वहां से जो होगा उस प्रोडक्शन होगा उसको हम हर देश के राज्यों तक उसको पहुंचाएंगे, और इससे क्या होगा? हमारा जो निर्भरता है फॉसिल फ्यूल, जो हमारे पेट्रोल डीजल पे निर्भरता है, उसमें कमी आएगी। अभी हमारा जो टारगेट है कि उसको आप बताइए कि कितने % तक का ब्लेंडिंग का उसका टारगेट है हमारे देश का। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट इतना % है। ठीक है, अगला सवाल है हमारे सामने, व्हाट वाज द 12th
वेयर वॉज द 12th स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ, जिसको शॉर्ट में हम SIFFCY बोलते हैं, हुआ। ठीक है, 12वां इसका संस्करण कहां हुआ, कहां आयोजित किया गया। ठीक है, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, आपके हो सके तो एग्जाम में ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिया जाए। ठीक है, ऐसे ही आ जाए, तो इसको काफी ध्यान से पढ़ें, देखें और कमेंट करें। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हमारा, मुंबई। ऑप्शन बी हमारा क्या है, कोलकाता। ऑप्शन सी क्या है, न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी हमारे सामने क्या है, चेन्नई। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर हमारा सी, ऑप्शन सी। द स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ कहां आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। कहां आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। अगला सवाल है हमारे, मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। ये योजना किस राज्य के लिए, किस राज्य द्वारा शुरू की गई है, मुख्यमंत्री एतिकोली दुतिपात योजना। ठीक है, कमेंट करके बताइए आप, 2 सेकंड का पॉज लीजिए। कमेंट गलत ही होगा ना, अच्छी बात है, गलत होगा। गलत होने के बाद में आपको पता लगा तो वो पता लगेगा तो वो तो दोबारा गलत ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहां स्टार्ट हुआ है, असम में। और ये चाय बागान, और ये जो स्कीम है, योजना है, वो किनके लिए, चाय बागानी में जो काम करते हैं वर्कर्स जो वहां पे, उनके लिए है ये। ठीक है, चाय बागानी में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं उनके लिए है ये। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में सवाल मिलेंगे देखने को, और इसको डिफरेंट वे में भी पूछ सकते हैं आपके एग्जामिनर। अगला सवाल है हमारे सामने कि MAIA 200, ठीक है, विच वॉज रिसेंटली इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हाल ही में समाचारों में रहा MAIA 200 किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोसेसर। ऑप्शन बी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चिप डेवलपमेंट बाय माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन सी है 5G टेलीकॉम चिपसेट। ऑप्शन डी है हमारा स्पेस सैटेलाइट पेलोड, जो हम अंतरिक्ष यान में जो ऊपर जाता है, जो वो एक उसमें जो भी हम ईंधन भरते हैं वो पेलोड के फॉर्म में ही भरते हैं, उसी की बात हो रही है ऑप्शन डी में। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका बी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट। MAIA 200 इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये जो चिप डेवलप किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो हमारे अभी तक एक तरीके से मोनोपोली है एनवीडिया का, उसी को कंपीट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आज के न्यूज के जितने टॉपिक्स थे, जितने न्यूज थे, वो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए वो सारे कवर हुए। और आप कमेंट करके बताइए कि ये जो सेशन था वो आपको कैसा लगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम आने वाले सेशन में सारे न्यूज कवर करेंगे। एग्जाम वो हमारा आरआरबी का हो, वो एसएससी का हो, वो जैसे कि अभी आने वाला रेलवे के एग्जाम्स है, जो ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं, वो उन सारे एग्जाम्स के लिए भी ये बेहद इंपॉर्टेंट है। वो सारे टॉपिक्स भी यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए और रिवाइज करेंगे इसको आगे चल के। ठीक है, थैंक यू सो मच।